ओके सो हेलो एवरीवन। पिछली बार जब हमने एक वीडियो बनाया था उसमें कि सिविल सर्विस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें जानने होते हैं, पॉलिटी में हिस्ट्री, कल्चर, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडिया सिक्योरिटी जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी सब आ जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी में ज़्यादा ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लड ये सब के बारे में ज़्यादा जानना होता है। एथिक्स का टॉपिक्स को चर्चा किए थे। तो लेकिन उसमें फिर एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का पेपर टू में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक आया था टॉपिक कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से हर बार क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आप बनाइए, कि मैंने कहा था कि आप दूसरे देशों से जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में उसका एग्जाम्पल लिखिए। यही नहीं, दूसरे देशों में जो अर्बनाइजेशन हुए हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, वे बहुत हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चन आंसर लिखने में, मेंस में। ओके, और फिर वे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम देते हैं। तो हम इस बार मैंने क्लास 10 का एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी फेडरलिज्म चैप्टर से ये ब्राजील के एक सिटी पोर्टो अलेग्रे में, ओके, ये रहा पोर्टो अलेग्रे सिटी इन ब्राजील। ये एक कोस्टल सिटी है। यहाँ पर जो प्रयोग हुआ डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर वो बहुत ही मतलब काफी अच्छा है एक एग्जाम्पल लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर में। और यही नहीं, इसी सिटी का एग्जाम्पल क्लास 8 के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उस क्लास 8 के पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में एक चैप्टर है लॉ एंड जस्टिस, वहां पर आपको ये बॉक्स मिल जाएगा, पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे। तो मतलब काफी अच्छा हमें एक यहाँ से पढ़ने को मिलेगा। और बाकी ये एक पेज है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो आप इसको पूरा पढ़ के सब जान सकते हो कि कैसे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इंडिया में। ये भी उसी क्लास 10 में है, ये फेडरलिज्म चैप्टर में। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर हम लोग लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर देते हैं, है ना, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, बिकॉज कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो चाहिए लिखने के लिए, तो आप इसको एक नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया में काफी सारे स्टेट्स हाईली पॉपुलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल यूपी का ही पॉपुलेशन रशिया के पूरे पॉपुलेशन से ज्यादा है, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जर्मनी के पूरे पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं और उन सभी स्टेट्स में इंटरनल डाइवर्सिटी है। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ ना कुछ पावर देना होगा। जो हमारा टायर 3 स्ट्रक्चर है, तो पंचायती राज से रिलेटेड जो भी कमेटी, जी.वी.के. राव कमेटी, जी.के.वी. राव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी या फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी, इनको भी आप थोड़ा सा जाकर देख सकते हो। तो एक तो पहला कारण ये हो गया कि हमें क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। दूसरा, लोकल पीपल को ज्यादा नॉलेज होता है अपने लोकल प्रॉब्लम्स और लोकल सॉल्यूशंस के बारे में, कि कोई अगर लोकल प्रॉब्लम है तो उसको कैसे क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, अच्छे से उनको नॉलेज होता है। ये नहीं कि दिल्ली में बैठा कोई एमपी अच्छा से उसको पता होगा लेकिन वो कितने जगह का ध्यान रखेगा। इनफैक्ट एक एमपी या एक राज्य में भी कई तरह की, आपको पता है कि डाइवर्सिटी है हर जगह, ज्योग्राफी इतना डाइवर्स है इंडिया का, कल्चर इतना डाइवर्स है, हर अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट के लोग हैं। ठीक है, फिर तीसरा कि अगर ऐसा होता है कि लोकल प्रॉब्लम है तो उसका लोकल सोल्यूशन लोकल लोग को ज्यादा अच्छा से पता रहता है, तो इससे क्या होगा, एक इफेक्टिव प्लानिंग बनेगा। ओके, जब किसी प्लानिंग प्रोसेस में हम लोकल लोगों की राय लेते हैं तो इससे एक इफेक्टिव प्लानिंग बनता है और मनी का जो यूज है वो प्रॉपर होता है, प्रॉपर यूज ऑफ मनी, ये आप लिख सकते हो। और चौथा कि डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब लोकल लोग, जो लोकल पीपल हैं, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कहते हैं। और जब ये लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो भी पूरा हो जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आप इन 4 पॉइंट को लिख सकते हो कि वाई इट इज नीडेड। और बाकी पंचायती राज का 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट सिटीज के लिए, 73rd विलेज पंचायत के लिए, आप इसको जाके देख सकते हो कितना आरक्षण है महिलाओं के लिए किन किन स्टेट्स में, है ना। 33% सीट महिलाओं के आरक्षण है। SC ST के लिए जो भी आप प्रधान क्या क्या नियम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उसका इलेक्शन कराती है, तो आप उसको जाकर पढ़ सकते हो। मैं नीचे वाले पेज में पूरा ये दे दिया हूँ यहाँ पर, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो PDF ड्राइव में।
तो ब्राजील का जो ये पोर्टो एलेग्रे का सिटी है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके बारे में। हुआ क्या है कि पोर्टो एलेग्रे एक सिटी है, कोस्टल सिटी है आपका ब्राजील में। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा पोर्टो एलेग्रे, ये एक मिनट, पोर्टो एलेग्रे सिटी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो पोर्टो एलेग्रे सिटी ये ब्राजील में है और ये साउथ अमेरिका में आता है ब्राजील। और साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज से लाइन ऑफ इक्वेटर होकर गुजरता है। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ओके। और साउथ अमेरिका के बस 2 ही कंट्रीज है जिनका बॉर्डर ब्राजील से नहीं लगता है, एक इक्वाडोर और दूसरा चिली। ओके, तो ये थोड़ा सा हो गया। और पोर्टो एलेग्रे कहाँ पर है? लगभग साउथ है ब्राजील के, है ना, ब्राजील। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में, पोर्टो एलेग्रे के बारे में पढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे इस सिटी में लगभग, जैसे हर सिटी में वार्ड बटा होता है, वार्ड्स होते हैं ना, सिटी में वार्ड्स होते हैं। तो यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल है, जैसे हम लोग के यहाँ भी होता है, 74th अमेंडमेंट के द्वारा म्युनिसिपल काउंसिल चुना जाता है, मेयर होता है। लेकिन यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के अलावा हर वार्ड के जो लोग हैं ना, वे अपनी अलग अलग मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग में जो भी, जिस तरह से ग्राम सभा में सभी लोग जो एलिजिबल हैं, जो सिटीजन हैं, वो लोग भाग ले सकते हैं, उसी तरह इस वार्ड में भी एलिजिबल लोग, जो भी वोट देने के, जिनका 18 से ज़्यादा उम्र का जो अति है, जो वोटर्स हैं, वे लोग भाग लेते हैं मीटिंग में। और इस मीटिंग में तय किया जाता है कि बजट कैसा बनना चाहिए। और इन सभी वार्ड्स के 13 लाख पीपल हैं, ठीक है, इस सिटी में जो भाग लेते हैं इस तरह के मीटिंग्स में। ये 13 लाख अलग अलग वार्ड्स में बटे हुए हैं। तो सभी वार्ड से प्रपोजल जाता है, एक तरह का पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है। और सभी वार्ड से प्रपोजल जाता है बजट के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के पास। और म्युनिसिपल काउंसिल के पास पावर होता है, किसी भी मीटिंग ऑफ ईच वार्ड आर हेल्ड एंड प्रपोजल्स आर सेंट टू द म्युनिसिपैलिटी टू टेक फाइनल डिसीजन। तो मतलब समझ रहे हो कि ये कितना, हम लोग के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है ना कि वार्ड लोग यहाँ पर अपना जितना भी वोटर्स लोग हैं, वे लोग मीटिंग किए, हाँ कैसा बजट होना चाहिए, हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको मेयर के पास भेजा जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल के पास भेजा जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल फाइनल डिसीजन लेगा उसी के आधार पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सेक्टर हैज ए मीटिंग लाइक दैट ऑफ ग्राम सभा इन विच एनीवन लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट। These are some meetings to discuss issues that affect the entire city. Any of the city can participate in those meetings. The budget of city is discussed in these meetings. The proposal is put to municipality that takes a final decision. तो इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि पहले जैसे अमीरों की कॉलोनी में ही ज़्यादातर पैसे, जो भी काम होता था उनको किया जाता था। अमीरों की कॉलोनी में रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो गया, बिजली हो गया, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई अमीरों की कॉलोनी में ज़्यादा होता था ज़्यादा समय तक। लेकिन इस तरह के मेथड्स ने अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेट इन दिस डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर। दिस मेथड हैज इंश्योर। तो इसके चलते क्या हुआ कि मनी का जुडिशियस यूज होने लगा। अब केवल रिच कॉलोनी में ही नहीं बल्कि पुअर कॉलोनी में भी मनी का यूज हुआ, वहाँ रोड बनाने में, वहाँ बिजली के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। फिर बसेस सब पुअर कॉलोनीज में भी रन करने लगी। और उसके बाद बिल्डर्स जो हैं, वे जो लोग स्लम में रहते हैं, तो उनको बिना रीसेटल किए, कहीं और से रीसेटल किए बिना उनको वहां से हटा नहीं सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि बिल्डर लोग ये नहीं चाहते हैं कि वे लोग कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो वे स्लम लोगों को क्या करते हैं कि वहां से हटा देते हैं, और वे कहाँ जाएंगे, सेटल होंगे, उनका कोई वे इस बात का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि बिल्डर कैनॉट इविक्ट स्लम डिवेलपर्स विदाउट रीसेटिंग देम। बिना उनको रीसेटिंग किए हुए आप किसी को वहां से स्लम को हटा नहीं सकते। तो काफ़ी एक सिटीजन सेंट्रिक डिसीजन होने लगे, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करने लगे। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमारे देश में केरला में भी हुआ था, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड केरला के कुछ जगहों में इन मेकिंग अ प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इक्वालिटी। तो ये क्लास 10 का था। ये क्लास 8 में ही इसी सिटी का एक जिक्र है, पोर्टो एलेग्रे का, कि यहाँ पर जो है ना बहुत लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ है, बहुत लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ है। ये सिटी उतना अमीर नहीं है पोर्टो एलेग्रे, लेकिन पुअर होने के बावजूद भी यहाँ लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट जैसे मैंने बच्चों की मृत्यु है ना, इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं, एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इसका एक कारण यह है कि सिटी का जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर को अचीव करे, यानी कि सिटी के सभी लोगों को वो सेफ वाटर उपलब्ध है पीने के लिए। और इसका रीजन यह है कि लो प्राइस ऑफ वाटर, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लो प्राइस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रखा गया है, ठीक है, लो प्राइस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रखा गया है।
वहाँ के जो भी वाटर डिपार्टमेंट है उस शहर के। यही नहीं, गरीबों के लिए इसका हाफ प्राइस है, हाफ ऑफ द बेसिक है, हाफ ऑफ द बेसिक प्राइस है ना, हाफ ऑफ द बेसिक प्राइस गरीबों के लिए जो है बेसिक प्राइस उनको केवल पे करना होता है। फिर लोग ही यह तय करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, वाटर डिपार्टमेंट कौन से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा जो फायदा हो, जो लोगों के हित में हो, वे सभी लोग यह डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को भेजा जाता है कहाँ, मैनेजर के पास, ठीक है। दो ए प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स पीपल हेयर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से एंड ऑल्सो वोट इन द प्रायोरिटीज। फिर वाटर डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट थी वाट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक इज यूज टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई। जो भी प्रॉफिट वाटर डिपार्टमेंट करता है और वाटर सप्लाई की इम्प्रूवमेंट के लिए, ओके, वाटर सप्लाई के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, ओके, वाटर सप्लाई की इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड और वाटर डिपार्टमेंट का जो वर्किंग है वो काफी ट्रांसपेरेंट है और पीपल हैव अ डायरेक्ट से इन डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट द डिपार्टमेंट शुड टेक अप। जो थ्रू ए प्रोसेस पब्लिक मीटिंग होता है और पीपल अपनी राय बताते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, मैनेजर उनकी बात सुनता है और पीपल अब अपने प्रायोरिटीज पर उस डिसीजन पे मैनेजर हर एक डिसीजन को सामने लाता है कि ये रहा एक डिसीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, इस पर वोट होता है और जो सबसे ज्यादा जिस पर वोट होगा उस पर उस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो पीपल का डायरेक्ट से है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसलिए देख लो लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ है इस सिटी में, जबकि ये सिटी पुअर है, बहुत सारे लोग यहाँ पुअर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोअर इन्फेंट डेथ है। तो ये दो चीज आप एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे यहाँ पर मीटिंग होता है और मैनेजर्स पब्लिक मीटिंग होता है और मैनेजर्स को जो कहना है लोग उसको सुनते हैं और फिर लोग ही वोट करते हैं ऑन देयर प्रायोरिटीज। और यहाँ पर भी वार्ड्स में बटे हुए हैं, यह सिटी वार्ड में बटा हुआ, हर वार्ड का मीटिंग होता है और जो प्रपोजल होता है उसको म्युनिसिपल काउंसिल के पास भेजा जाता है। म्युनिसिपल काउंसिल अंतिम डिसीजन लेता है, उसी में से जो भी प्रपोजल होता है उसी में से डिसीजन लेता है। तो इस तरह से सबका समग्र इंक्लूसिव ग्रोथ हो, है ना। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है और इसी तरह का कई सारा चीज आप इकोनॉमिक्स में, केवल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में ही नहीं, इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में कि अलग अलग देशों में क्या क्या प्रयोग हुए, ये इस तरह के बॉक्स में एनसीईआरटी में बहुत जगह से आप उसको निकाल सकते हो। प्रीवियस आप 11, 12, 10, 9 एनसीईआरटी को थोड़ा देखोगे तो आपको पता चला कि बॉक्सेस में काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है जिनको आप मेंस में लिख सकते हो, है ना। केवल ये डिसेंट्रलाइजेशन का ही प्रोसेस नहीं, आप हिस्ट्री को लेकर चाहे कल्चर को लेकर किसी देश में अगर कोई अच्छा प्रैक्टिस है, कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, प्रोग्रेसिव एक प्रैक्टिस है कल्चर में, आप उसको यूज कर सकते हो। ज्योग्राफी में भी कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं तो उसको इस बॉक्स में लिखा जाता है एनसीईआरटीज में। और फिर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर कोई भी चीज में आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह के बॉक्सेस पर ध्यान देना चाहिए जब भी कोई एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां से ये सब एग्जांपल निकलेंगे। सो आई होप कि कैसे किसी फॉरेन कंट्री से हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं और लिखने के लिए, सलाह देने के लिए किसी आंसर में कि वहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, अगर किसी देश में, बाहर के देश में कहीं एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है किसी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ, सस्टेनेबल एनर्जी के साथ, कोई जैसे नॉर्वे और स्वीडन वगैरह में आप विंड से ज्यादा एनर्जी जनरेट किया जाता है, तो इंडिया में उसको कैसे लागू करें कोस्टल सिटीज में या कोस्टल एरियाज में। तो इस तरह की चीजें आप वहां से लेके आप अपने क्वेश्चन को ज्यादा, आंसर को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बना सकते हो, ठीक है। सो आगे मनरेगा पर एक नया आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो उसके लेके मैं आऊंगा अगले आर्टिकल कि व्हाट इज मनरेगा, मनरेगा को क्यों लाया गया और अभी क्या उसकी स्थिति है, पैंडेमिक में खासकर उसका महत्व और बढ़ा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। इसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक दे दिया जाएगा।